कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर हुई 98.43%। सक्रिय मामलों की संख्या अब केवल 320। टीकाकरण अभियान ने फिर पकड़ी रफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को मिली एक और सफलता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पीएलएफआई के 8 उग्रवादी गिरफ्तार। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी राज्यवासियों को शुभकामनाएं। और पूरे राज्य में मानसून हुआ सक्रिय। कई जिलों में झमाझम बारिश। अगले 3 दिनों तक अच्छी वर्षा की उम्मीद। धान रोपने में जुटे किसान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 42,015 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 42,015 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 36,977 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.36% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 4,07,170 हुई। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.09% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.27% हुआ है, जो लगातार 30 दिन से 3% से नीचे बना हुआ है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 33 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 49 संक्रमितों ने महामारी को मात दी है। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,41,336 हो गई है। राज्य में अब तक कुल 3,46,778 संक्रमितों की पहचान हुई है। इनमें से 320 संक्रमितों का ही इलाज अब चल रहा है। इस बीच सरकार ने अब प्रत्येक दिन कम से कम 64,000 सैंपलों की जांच करने का लक्ष्य रखा है। अब तक हर दिन 50,000 सैंपलों की ही जांच हो रही थी। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 41 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं।
देश में 41 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीकों की खुराक लगाई गई है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 34,25,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड टीके मुहैया करवाए हैं, जिसमें से राज्यों के पास 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा कोविड टीके अब भी बाकी बचे हैं, जिन्हें देना बाकी है। और वहीं इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 11,224 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि 3,975 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई। राज्य में अब तक 83,69,527 लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। झारखंड को केंद्र सरकार की ओर से कोविशील्ड के 2,13,000 टीके की खेप उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही एक बार फिर राज्य में टीकाकरण अभियान में तेजी आ गई है। आज सभी केंद्रों पर वैक्सीन लगाए गए, जहां वैक्सीन लेने वालों की भारी भीड़ देखी गई। राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए जहां एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं, वहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाने की पहल भी की जा रही है। बात सिमडेगा जिले की करें तो यहां अब तक 1,93,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। लेकर लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। टीकाकरण को लेकर फैली अफवाहें और भ्रांतियां अब लोगों के मन से दूर हो गई हैं। यही वजह है कि टीकाकरण केंद्रों पर हर दिन लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मैंने कोरोना का पहला डोज लिया था, आज सेकेंड डोज लिया है। कोरोना वैक्सीन लेने से कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। कोवैक्सीन का टीका मैं सेकेंड डोज ले लिया हूँ और बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। कोरोना का पहला वैक्सीन मैंने लिया हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, इसलिए पूरा जागरूक करिए कि पूरा आदमी आके वैक्सीन लीजिए, कोरोना से लड़िए, ये आपका सुरक्षित। लोग न केवल खुद कोरोना के टीके लगवा रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। टीका लगवाने वाले लोगों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ही मजबूत दीवार है। आज मैंने अपना पहला डोज लिया वैक्सीन कोविड का और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जिसे अफवाह उड़ी थी कि वैक्सीन लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आए वैक्सीन सेंटर, वैक्सीन लें। कोरोना का मतलब दूसरा टीका ले लो, मतलब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और पूरा अफवाह है आगे की मतलब बीमारी मन होते है इसे नहीं दवा कहती है, लेकिन सब ठीक ठाक है और बहुत सब एखन लेत हैं और ये कोरोना टीका लेके सब ये कोरोना बीमारी के भगाए का है। टीकाकरण को लेकर लोगों की सोच में बदलाव जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा की कोशिशों का परिणाम है। सहिया दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों और जन सेवकों ने लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने देश में कोरोना के नियंत्रण में मीडिया कर्मियों की भूमिका की चर्चा करते हुए पत्रकारों से उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सकारात्मक पत्रकारिता करने की अपील की। विभिन्न जो पहलू हैं उन पहलुओं की जानकारी मिल सके, संक्रमण से नियंत्रण के लिए क्या उपाय सरकार कर रही है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में क्या अपेक्षित है, रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म क्या होता है, कैसे हम लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ला सकते हैं पत्रकारिता के माध्यम से, पॉजिटिव रिपोर्टिंग के माध्यम से। तो वो सब पहलुओं पर इस प्रशिक्षण में होगा। आज सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि सब लोग इस प्रशिक्षण में आए हैं और उम्मीद करता हूं कि प्रशिक्षण के दौर और चलेंगे
जिला स्तर पर भी चलेंगे, वहां भी लोग भाग लेंगे। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम जिले से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों में 2 लाख के इनामी उग्रवादी अजय पूर्ति भी शामिल है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में इस उग्रवादी के खिलाफ 43 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 7 मामले खूंटी जिले में भी दर्ज हैं। कुल इनके विरुद्ध 50 कांड हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, आगजनी, रंगदारी इत्यादि से संबंधित है। इनके द्वारा अपने कन्फेशंस में बहुत सारी अहम सूचनाएं दी गई हैं। आने वाले दिनों में हम उसे सत्यापित करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। झारखंड समेत देश भर में आज ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। उधर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद उल अजहा के अवसर पर कोविड दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने घर पर ही ईद की नमाज अदा की। श्री नकवी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को ईद उल अजहा की, बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपको मालूम है कि इस वक्त जो कोरोना पैंडेमिक से पूरी दुनिया दो चार है, उससे वो चुनौतियां सामने हैं। इसलिए हिफाजत के साथ इबादत को पूरी दुनिया ने जो है वो तरजीह दी है। हमने भी घर पे ही नमाज अपने अदा की और दुआ की कि इस कोरोना पैंडेमिक से हमारे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के आलम इंसानियत को निजात मिले। इधर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ईद उल अजहा कुर्बानी का पर्व है। यह त्योहार हम सबको त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को ईद उल अजहा का मुबारकबाद दिया है। उन्होंने कहा है कि यह दिन सबको कुर्बानी, मोहब्बत और सद्भाव का जज्बा बनाए रखने का प्रेरणा देता है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से शिष्टाचार भेंट की। बाद में श्री बैस सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिभा भौमिक से भी शिष्टाचार मुलाकात की। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे देश में मानसून सक्रिय हो चुका है। इस वजह से अगले 3 दिनों तक झारखंड में भी झमाझम बारिश के आसार हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों धान रोपनी का कार्य जोर शोर से चल रहा है। जनजातीय इलाकों में यह रोपा किसी उत्सव से कम नहीं होता है। मांदर की थाप के बीच महिलाओं की टोली जब मधुर गीतों के साथ धान रोपने का कार्य करती हैं तो यह दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। जनजातीय समुदाय के लिए धान का रोपा केवल कृषि कार्य नहीं है, बल्कि ये उत्सव का प्रतीक है। रांची के सपारोम गांव के पाहन डोमन सांगा धान रोपाई की परंपरा के बारे में कहते हैं कि इसमें सामुदायिक सहयोग की भावना निहित होती है। सर देखिए, आदिवासी समाज में रोपा एक उत्सव से कम नहीं माना जाता है। रोपा में गांव के सभी भाई बहन, छोटे बड़े और सभी लोग वहां मिलजुल कर एक आपसी सद्भावना, सामूहिक मदद एवं समानता से ही इसका रोपा के रूप में इसको निभाते हैं। डोमन सांगा ये भी बताते हैं कि रोपा के अंत में घर के लोगों का कीचड़ में लोट-पोट होकर ठिठुली करना केवल हंसी मजाक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी परंपरा है। वे कहते हैं कि ऐसा करने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि पश्चिमी देशों में मड डे बनाया जाता है, लेकिन
झारखंड में हमारे पूर्वज मड डे रोपा के दिन में ही बहुत हंसी खुशी से मनाता है। रोपा के आखिरी टाइम में वहाँ पर हमारे भाई बहन छोटे बड़े सभी मिलकर वहाँ पर बीच खेतों में नाचते गाते हुए एक दूसरे के ऊपर कार्डो लगाते हैं, जिसको मड कहते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि रोपा का कार्य हमारी परंपरा का प्रतीक है। यही कारण है कि ग्रामीण परिवेश में सभी लोग मिलकर इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। रोप के हम लोग इसका उसका रोपते हैं, उसके बाद में खाना पीना होता है, हम लोग रोप के बदली होता है, हम लोग फिर नाच गान होता है, मांदर उंदर के साथ में नाचते गाते। बहरहाल मॉनसून की मेहरबानी और सरकार के सहयोग से राज्य के कई हिस्सों में धान की रोपनी शुरू हो गई है। हालांकि कुछ इलाकों में अभी बीजड़े भी डाले जा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अच्छी बारिश होने के कारण इस बार धान का उत्पादन बेहतर होगा। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। गोड्डा जिले में मानसून की अच्छी बारिश होने से स्थानीय किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और वे धान रोपनी के कार्य में जोर शोर से जुट गए हैं। अच्छी बात यह है कि कई महिला किसानों ने खेती किसानी का काम अपने बूते संभाल रखा है। ऐसे ही एक महिला किसान है सुमित्रा देवी, जिसने अपनी मेहनत से समृद्धि की राह तैयार की है। जिले के नोनाभटना गांव की रहने वाली सुमित्रा देवी खेती किसानी के कार्य में सफलता का परचम लहरा रही हैं। उन्हें इस साल प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना से 6,000 रुपए मिले हैं, जिससे वे अपने कृषि कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। कितना है? 1.5 बीघा होगा, नहीं 1 बीघा होगा। ये स्वर्णा धान कितना होता है? 20-25 मन होगा। कोरोना संकट के दौर में सुमित्रा देवी को कई पीड़ाएं झेलनी पड़ी। पति बीमार हो गए तो पुत्र का देहांत हो गया। फिर भी सुमित्रा ने हिम्मत नहीं हारी और सरकार से मिले सहयोग से वह कृषि कार्य में जुटी हुई हैं। अब खेत हो गया, यही अंतिम है। बारिश का पानी दे रहे हैं अभी, और जो कुआं मशीन चल रहा है। सुमित्रा देवी के जज्बे को देखकर गांव के कई युवाओं की हिम्मत भी बढ़ी है और वे भी कृषि कार्य में सुमित्रा का हाथ बटा रहे हैं। जेबी और डीएपी, इससे उपज ज्यादा होगा। सुमित्रा देवी ने अपने खेत में सनई के पौधे भी लगाए हैं। कहते हैं सनई के पौधे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। इसके अलावा सुमित्रा अपने खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल कर रही हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती को आगे बढ़ा रही हैं। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। टोक्यो में हो रहे 32वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत महिलाओं के सॉफ्ट बॉल इवेंट के साथ हुई। पहला मुकाबला मेजबान जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। वैसे तो ओलंपिक की विधिवत शुरुआत 23 जुलाई से होनी है, लेकिन हर ओलंपिक में कुछ खेलों की शुरुआत उद्घाटन समारोह से पहले ही हो जाती है। ओलंपिक खेलों में आज सुबह महिलाओं के सॉफ्टबॉल इवेंट की शुरुआत हुई, जहां पहला मुकाबला मेजबान जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। इसके साथ ही 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के बाद पहली बार इस खेल की ओलंपिक्स में वापसी हुई है। वैसे तो ओलंपिक्स की विधिवत शुरुआत 23 जुलाई से होनी है। हर ओलंपिक्स में कुछ खेलों को शुरुआती उद्घाटन समारोह से पहले शुरू कर दिया जाता है और 23 जुलाई को टोक्यो 2020 का उद्घाटन है, लेकिन उससे पहले ही फुकुशिमा में सॉफ्टबॉल इवेंट शुरू हो गया। इसके अलावा बेसबॉल और फुटबॉल मैचों की भी शुरुआत आज से हुई है। बेसबॉल को भी इस बार इन खेलों में शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी एक ऐसी स्पर्धा है जिसमें भारत पहली बार हिस्सा लेने जा रहा है। इस खेल में हिस्सा लेंगी तमिलनाडु की भवानी देवी। वह ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज हैं। जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप मेडलिस्ट, 2014 एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट, 2018 सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियन। भारतीय फेंसिंग को पहली बार ओलंपिक्स में पहुंचाने वाली। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आह्वान से प्रेरित होकर अपनी हर कोशिश में पूरी तन्मयता से जुड़ी हैं भारतीय सेबर फेंसर भवानी देवी। चेन्नई
के मध्यम वर्गीय परिवार के 5 बच्चों में सबसे छोटी भवानी ने 11 साल की उम्र में बांस की डंडियों के साथ तलवारबाजी सीखनी शुरू की और इस खेल के शिखर तक पहुंच गईं। At the beginning, it was difficult for me to buy a complete fencing equipments. That's why we used to train with the bamboo sticks during our practice at Nehru Stadium, and we used to proper equipments only for the competition so that we can save money and use the equipments for longer period. लेकिन अपनी तमाम अचीवमेंट्स के बावजूद भवानी 2016 के रियो ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। अपनी हार को पीछे छोड़ते हुए भवानी ने जल्द ही एक नए जोश के साथ मैदान में जबरदस्त वापसी की और एशिया ओशियानिक जोन में ऑफिशियल रैंकिंग्स के आधार पर टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार फेंसिंग में भारत की भागीदारी सुनिश्चित की। The government of India support has played a very important role in my career, especially the recent support from TOPS and SAI helped me to perform better in the tournaments and help in right time helped me to qualify for Tokyo Olympics. I always want to make my country proud and do my best efforts to make India proud always. अपने कौशल और अभूतपूर्व उपलब्धियों के बल पर भारत को ओलंपिक। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर रांची जिला प्रशासन द्वारा जल स्रोतों के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे कई लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के रिमांड होम से 3 नाबालिग फरार हो गए हैं। तीनों नाबालिग हत्या, दुष्कर्म जैसे आपराधिक मामलों के आरोपी हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सिविल प्रशासन ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण उत्पन्न परिस्थिति से न जाने कितने लोगों को बेरोजगारी की ओर धकेल दिया है, लेकिन कहते हैं कि जोश, जुनून और हिम्मत का दामन जिसने नहीं छोड़ा वे आपदा को अवसर में बदलने में सफल रहे। देवघर की एक दंपत्ति ने ऐसी ही एक मिसाल पेश की है। अपनी मेहनत और काबिलियत के बूते आपदा को अवसर में बदलने का कारनामा कर दिखाया है। भरत एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन में दुकान बंद हो गई और उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। पहले मेरा मोबाइल का दुकान था, मोबाइल मैकेनिक थे। इसके बाद मेरा धंधा बंद हो गया लॉकडाउन में। इसके बाद हम लोग बिजनेस के तलाश में चले गए, क्या करें, पेट कैसे चलेगा, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। इसके बाद हम लोग जमीन था तो हम एक मुर्गे का छोटा मोटा बिजनेस की। इस विषम परिस्थिति में भरत की BA पास ममता देवी के जेहन में एक बिजनेस आइडिया आया और पति पत्नी ने मिलकर अपनी जमा पूंजी से मूढ़ी बनाने का कारखाना खोल दिया। आज ये दंपत्ति इस कुटीर उद्योग से अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। और पति अकेले क्या करेंगे, जितना सकते हैं उतना हेल्प कर देते हैं। अच्छा। जहाँ तक होता है उनका काम में मदद करते हैं। मेरी बड़ी बहन है, वो की है, तो उनसे कंसल्ट किए तो जीजा बोले ना ठीक ठाक है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताया तो वही लेके हम लोग कर रहे हैं। भरत और ममता उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो आपदा को कोसते हुए सिस्टम को दोषी ठहराते हैं। इस दंपत्ति ने यह साबित किया है कि इंसान अगर चाहे आपदा में भी बेहतर अवसर की तलाश की जा सकती है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित लाल किला को आज से 15 अगस्त तक के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। 1959 के नियम 6 के तहत आज से लाल किले के अंदर 15 अगस्त तक कोई प्रवेश नहीं हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त
दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। गांव को हरा भरा रखने और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार की ओर से दीदी नर्सरी योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उठाकर ग्रामीण अपनी आय को दोगुना करने की दिशा में जुट गए हैं। बंधु उरांव दीदी नर्सरी योजना के तहत हजारों की संख्या में इमारती लकड़ियों जैसे शीशम, सागवान और गम्हार के पौधों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। सर, यहाँ पर मेरा आम बागान 1 एकड़ में लगा हुआ है सर। इसमें हम दीदी नर्सरी योजना के तहत में नर्सरी कर रहे हैं, जिसमें कि जो है फर्नीचर वगैरह जो कास्ट प्रजाति का है वो 3 वैरायटी का डाल रहे हैं। पहला शीशम का है और गम्हार का है और सागवान का है। तीनों को हम कर रहे हैं क्योंकि ये फर्नीचर का यूज में भी आता है और कीमती लकड़ी होता है, इसलिए हम इसको तीनों को। यहाँ फलदार वृक्ष का भी नहीं शुरू किया है, लेकिन अगले बार से फलदार वृक्ष का भी हम जो आम वगैरह का भी कलम तैयार करने का मेरा है। बंधु उरांव एक जागरूक किसान हैं। विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी होने की वजह से वर्ष 2017-18 में इन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ उठाया था। आज इनके खेत में आम के बागान लहलहा रहे हैं। 2017-18 में हमको जो है बिरसा आम बागवानी योजना के तहत में 1 एकड़ में आम का बागान मिला है, जिसमें अभी आम का बागान जो आप देख रहे हैं। और फिलहाल में हमको जो है दीदी बाड़ी नर्सरी योजना के तहत में JSLPS के माध्यम से ये जो हरित ग्राम के लिए जो दीदी नर्सरी पेड़ लगाने के लिए हमको नर्सरी का जो मिला है, जिसमें 8,500 हमको पौधा लगाना है। किसानों को आत्मनिर्भर और नई तकनीक से अवगत कराने में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। JSLPS के दीपक सिंह बताते हैं कि योजना के तहत अगले साल से इमारती के साथ फलदार पौधों की भी नर्सरी तैयार करने की योजना है। ये दीदी नर्सरी योजना के तहत यहाँ पर 50 डिसमिल में अभी इमारती पौधों का हम लोग नर्सरी कर रहे हैं, और अगले साल से हम लोग यहाँ पर फलदार वृक्ष का भी हम लोग यहाँ पर पौधा नर्सरी करेंगे, जिसमें आम हुआ और अमरूद का, पपीता का हम लोग तैयारी करेंगे। उसका हम लोग अभी तैयारी भी किए, आम का भी गुठली इकट्ठा किए, उसका भी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये जो दीदी नर्सरी योजना के तहत जो पौधा नर्सरी किया जा रहा है, ये मनरेगा के बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत दीदी नर्सरी या फिर दीदी बगिया के तहत राज्य भर में इमारती और फलदार वृक्ष की संख्या बढ़ाने की योजना है, जिसका सीधा लाभ गांव के किसानों को मिलेगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर हुई 98.43%। सक्रिय मामलों की संख्या अब केवल 320। टीकाकरण अभियान में फिर पकड़ी रफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को मिली एक और सफलता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में PLFI के 8 उग्रवादी गिरफ्तार। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी राज्यवासियों को शुभकामनाएं। और पूरे राज्य में मानसून हुआ सक्रिय। कई जिलों में झमाझम बारिश। अगले 3 दिनों तक अच्छी वर्षा की उम्मीद। धान रोपने में जुटे किसान।